Good morning, students. Welcome to Vidyashram Online. In today's class, we will discuss about the connecting mass systems. Now, आपने देखा था कि sometime when a force occurs on an object, the net amount of force becomes zero. These I am talking about the vector sum of the forces. Such kind of object are said to be in equilibrium. और जब इक्विलिब्रियम अप्लाइड होता है तो ऑब्जेक्ट या तो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है, आइदर रेस्ट पे रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हो तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स बनता है, यानी सभी फोर्स का वेक्टर सम, द बॉडी एक्चुअली मूव्स with the acceleration produced by the resultant force। तो इसी चीज को अपन आज देखते हैं। इसके लिए कुछ खास तरह की टिप्स होती हैं जो अपन काम में लेते हैं। तो अपन समझेंगे इसे कुछ इलिस्ट्रेशंस से, जो कि पुलीज और लिफ्ट बेसिस होते हैं। ये ज्यादातर एग्जाम में आते भी रहते हैं। लेट वी अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ दो तरह के मैंने क्वेश्चंस फाइंड किए हैं। एक क्वेश्चन मैं इक्विलिब्रियम में ले रहा हूँ, जो कि ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक 2 मीटर एक स्ट्रिंग है और जिस पर एक 60 न्यूटन का हमने एक वेट लगाया था। अगर ये सीधा होता तो, अगर ये सिर्फ ये वेट लगा होता तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट होता, और उस केस में 60 न्यूटन का जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था ये इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस कर लेता। तो ये ऐसा दिखना चाहिए था। मैं इसको यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ऐसा होना चाहिए था। उस केस में ऐसे यहाँ मिल जाता और यहाँ आपका ये 60 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट करता, तो ये एक फोर्स बनता जो कि 60 न्यूटन का था और ये इस रस्सी के टेंशन को बैलेंस कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उसके मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज करें इसे वो मेंशन कर लेते हैं। इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 500 न्यूटन का अप्लाई किया है। चलो 50 ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 550 न्यूटन्स का अप्लाई किया और ये जो है इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, अब ये 60-50 एक अच्छा रेशो दिखाई दे रहा है। मिड पॉइंट पर लगाया है तो 1 मीटर में लेंथ डिवाइड हो गई है। सो नाउ मुझे इस वाले आर्टिकल को सॉल्व करना है। अब ये इक्विलिब्रियम के लिए मुझे इसका एक एंगल फाइंड करना है जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं इस टर्म को तो यहाँ हटा देता हूँ। 1 मीटर का मेरा दोनों लेंथ है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें आप। इस तरह की प्रॉब्लम्स को जहाँ फोर्सेस मल्टीपल फॉर्मेट में लग रहे हों, आपको क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। और ये फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम बेसिस पर बन सकता है। आइदर उस पॉइंट पर जहाँ फ्री बॉडी बना रहे हैं वहाँ इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अभी नहीं वाला केस भी डिस्कस करेंगे। तो सपोज यहाँ पर है, तो पहले अपन देख लेते हैं फोर्सेस हैं कौन कौन से। तो एक एक फोर्स हमें साफ दिखाई दे रहा है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और ये फोर्स है 60 न्यूटन का। ठीक है, एक फोर्स हमें ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ लगाई दे रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी डायरेक्शन पुट हो गई। तो हमने इन दोनों डायरेक्शंस को इलेबरेट कर लिया। देखिए, ये डायरेक्शन आप x मान सकते हैं, तो ये वाला -x हो जाएगा। ये y है तो ये -y हो जाएगा। इस तरह से आपने पूरे आर्टिकल को डायमेंशंस में डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, और चूंकि ये यहाँ से खींच रहा है, इसे टेंशन दी हुई है, तो इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगी। टेंशन की डायरेक्शन, सभी पॉसिबल डायरेक्शन होती है, वो रेफरेंस से डिसाइड होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि ये टेंशन इसको रोक के रखी हुई है ना। तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनाएंगे अपन इसकी ऐसे। तो इस फोर्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन अप साइड होगी, इस वाले फोर्स के या इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन डाउन साइड होगी। तो टेंशन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप उसे एज द रेफरेंस काम में ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक टेंशन होगी, तो मैंने उसको भी रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में इधर और इस पॉइंट के रेफरेंस में इधर मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। अब चूंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, तो एक ही स्ट्रिंग होने से क्या होगा कि पूरे में सेम टेंशन रह सकती है। लेकिन अपन तो दो मेंशन कर लेते हैं। सपोज ये T1 ले लिया हमने और ये T2 ले लिया। ठीक है, अपन दो टेंशन्स को अलग अलग लेके काम कर सकते हैं। आइदर ये T1 T2 को भी आप मैनेज कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि T1 और T2 एक ही स्ट्रिंग है। अगर उसके बीच में कोई नोड नहीं है तो आप सेम उसको मेंशन कर सकते थे। चलिए अब सोच करते हैं कैसे करें। तो पहले में क्या करते हैं, T1 T2 जो है, अब यहाँ T1 जो है ऑलरेडी ये y एक्सिस पर अलाइन कर रहा है, कोई इशू नहीं है।
50 न्यूटन ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये T2 जो है ये अभी किसी एक्स या वाई एक्सिस पे नहीं है, किसी थर्ड पार्टी में है, यानी थर्ड डायरेक्शन में है। तो हम क्या करें, इसको पहले एक्स या वाई में इसके कंपोनेंट फॉर्म से डिसॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस तरफ का कंपोनेंट कहलाएगा T2 कॉस ऑफ थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट कहलाएगा T2 साइन ऑफ थीटा। अब हम ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं, ओ पॉइंट पे। हमारे सामने पॉइंट क्लियर है, और इस पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन, पहले मैं अप एंड डाउन साइड में देखूं तो ऊपर की तरफ जो इसे खींच रहा है वो है T2 कॉस ऑफ थीटा, और ये बराबर हो जाना चाहिए T1 के। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, तो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो दिख ही रही है मुझे, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करते इक्विलिब्रियम सेट हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या करें, 50 न्यूटन मेरे पास इधर लगाई, ये रहा 50 न्यूटन, और ये इस T2 साइन थीटा से बैलेंस होगा। तो T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स में आ गया। ठीक है, अब मुझे पास T1 T2 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, T1 तो T1 है, और T1 के लिए इस पॉइंट पर मैं दोबारा से इक्विलिब्रियम लगाऊं तो देख रहे हैं T1 ऊपर की तरफ है, 60 नीचे की तरफ है। तो आप समझ ही गए कि T1 इक्वल टू 60 न्यूटन है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लगा हुआ है, ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, रेस्ट पे है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो अगर मैं ये वैल्यू भी यहाँ पर इस वैल्यू को भी यहाँ 60 न्यूटन पुट कर दूँ तो आई गॉट टू इक्वेशंस। आप डिवाइड कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये ऊपर आएगा 50 अपॉन 60, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स में साइन अपॉन कॉस tan बन जाएंगे, तो 5 अपॉन 6। तो ये आपका जो है आर्टिकल आ गया, और ये 40 डिग्री होता है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या करा, इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। तो ये तो था आपका इक्विलिब्रियम बेसिस क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं जबकि अनबैलेंस फोर्स और एक्ट ऑन इट। तो देखें, यहाँ एक पुली ली है हमने, और इस पुली पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो कि रोटेट कर सकता है। और रोटेट किस तरह से करेगा, उसके लिए हमने आर्टिकल लिया है M1 और M2, दो हमारे पास मासेस हैं, और इसमें से M1 बड़ा है। तो अगर ये M1 बड़ा है तो ये भारी होने की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो कि होगा M1G। ये भी नीचे की तरफ ये वेट की वजह से एक फोर्स लगाएगा जो कि होगा M2G। लेकिन और भी फोर्स लगेंगे इन दोनों के वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर। चूंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी एक ही स्ट्रिंग है, फ्रिक्शन लेस अगर आप पुली कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने ये T लिख लिया है, और यहाँ भी टेंशन को T ही लिखूंगा, दोनों एक ही हो गए। ठीक है, अब मोशन क्या होगा, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़ा फोर्स उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरफ से नीचे की तरफ चलेगा, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलेगा। अब चलेंगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, तो मैं उस एक्सेलरेशन को a एज्यूम कर लेता हूँ। अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रिंग है ये एक्सटेंडेबल नहीं है। तो अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर ये a रेट से नीचे जाएगा तो ये a रेट से ऊपर जाएगा, क्योंकि तार तो बड़ा छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपके पास एक पूरा सिनेरियो क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनके फ्री बॉडीज बना सकते हैं। फ्री बॉडीज कैसे बनते हैं, देखिए, जैसे पहले मैंने सेलेक्ट किया M1 को, तो मेरे पास एक मास है जो कि है M1। इस पर जो टोटल फोर्स लग रहे हैं वो इसके साथ बनाओ। तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है जो कि है M1G, एक फोर्स मैंने ऊपर बनाया जो कि है T, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इस पर नेट फोर्स होना चाहिए M1A। तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स होगा M1A। किधर होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या है, M1G माइनस T। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दोबारा समझेंगे इस बात को। कोई मास है, आप मास बनाएं, उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को आप उस पर शो कर दें, सारे फोर्सेस, एक्सेलरेशन को शो कर दें। अब एक्सेलरेशन है, मास भी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स होना चाहिए। मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स होना चाहिए, और नेट फोर्स किधर है, नीचे की तरफ है। एरो देखें, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ सभी फोर्सेस को नीचे की तरफ लिखें आप। तो M1G ऑलरेडी नीचे की तरफ था, लेकिन ये T ऊपर था, इसको माइनस लगा के मैंने नीचे की तरफ बनाया, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स लिख लिए और उन्हें बराबर कर दिया M1A के। इसी तरह आपके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट है, वो है M2। मैं उसका बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो आप देखें, यहाँ मैंने M2 को लिखा है, इसमें नीचे की तरफ लग रहा है M2G, इसको देख कर लिखेंगे, और ऊपर की तरफ लग रहा है T, और ये जो है a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। अब M2 मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स होना चाहिए M2A।
दोबारा देखेंगे, m2 मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स होना चाहिए m2a, और ये किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कौन है, एक तो t ऊपर की तरफ है और m2g नीचे है, उसे भी ऊपर ले जाएं। तो ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ वी गेट टू इक्वेशंस, सो व्हाट वी कैन डू, सॉल्व देम। अगर आप इनको ऐड करते हो तो यहाँ देखें m1a प्लस m2a इस साइड से ऐड हो गए, तो इस साइड से ये t और ये t प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा m1g माइनस m2g, ये m1g और ये m2g, गेट इट। अब यहाँ से आप a कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2, यहाँ से m1 माइनस m2g आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब आप यहाँ से a निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और होल मल्टीप्लाई बाय g, इस तरह से। अब ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके t निकाल सकते हैं, इट्स सिंपल वन। इस a को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें। सपोज मैं यहाँ पुट करता हूँ तो t विल बिकम m2a प्लस m2g, ठीक है। तो m2 से, तो ये मैंने प्लेस कर दिया a की वैल्यू को m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इसका अपन एलसीएम ले सकते हैं एक, तो एलसीएम बन जाएगा m1 m2 माइनस m2 स्क्वायर, ठीक है। और ये m1 m2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का m1 m2 और प्लस m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और होल मल्टीप्लाई इट्स बाय g, जो कट जाता है उसे काट दें तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपको इस तरीके से रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये एक इजी मेथड है, किसी भी तरह की पुली ले लें आप, चाहे वो रेक्टेंगल सॉरी हॉरिजॉन्टल में भी हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हो, कोई एंगल्स पर हो, कोई इशू नहीं है। आपको केवल उसका टी लिखना है और यानी कि उसके टेंशन्स को डिफाइन करना है, देन उसको अपने एक्सेस पर डिज़ोल्व कर लें। और जिस भी एक्सेस की आप बात करें, एक्सेस अपने मन से भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी पुली इंक्लाइंड पर है कोई इशू नहीं है, आपके लिए अल्फ़ा बीटा। तो अगर आपका यहाँ एक ब्लॉक है और आपका यहाँ दूसरा ब्लॉक है, तो आप इस साइड में, यहाँ नीचे आपके पास mg आएगा, उसके भी कंपोनेंट कर लें आप इस साइड में, और इस साइड में ये वाला कंपोनेंट तो आपके n यानी नॉर्मल से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट mg के दो करेंगे अपन इधर उधर, तो टेंशन वाली जगह पर टेंशन के साथ में अब ये या तो इधर आएगा, या सपोज करो कि एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, अगर ये भारी है नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ नेट फोर्स लिख लेंगे m इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू दी टी माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट आएगा mg साइन ऑफ थीटा, है ना। और ये जो mg कॉस ऑफ थीटा होगा ये साइन को बैलेंस करेगा। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है, केवल ये मोशन हो रहा है, तो हम इस वाले एक्सेस पर ही इक्वेशन को लिखेंगे, m इंटू ए इज इक्वल टू द टी माइनस m1 साइन थीटा। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ मल्टीपल बन सकती हैं, एक से ज़्यादा पुलीज हो सकती हैं, कोई भी केस बन सकता है, लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम यही रहेगा। ओके।